नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का 2 दिवसीय चंपावत का दौरा, रामलीला और स्टेडियम मैदान में होंगे कार्यक्रम। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण। उत्तराखंड में हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, राज्य सरकार कर रही मध्य प्रदेश की तर्ज पर पहल। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर चुके हैं मध्य प्रदेश का दौरा। डीजीपी अशोक कुमार का रुड़की दौरा, साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को दी जानकारी, कहा जहां भी आपदा आई वहां हमारी टीमें पहुंची। उत्तराखंड में डेंगू मामलों में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं, संख्या 643 तक पहुंची। 65% मामले सिर्फ देहरादून के। सचिव स्वास्थ्य ने किया डेंगू वार्ड का निरीक्षण। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर्व को लेकर उल्लास, बाजार सजे, भाइयों के घर पहुंच रही बहनें। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा जनपद चंपावत आएंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे चंपावत के अस्थायी हेलीपैड दुपचौड़ा में सीएम पहुंचेंगे, जहां से वह प्रस्थान कर रामलीला मैदान जाएंगे। वहां आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 2:35 पे टनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री का आगमन 3 बजे स्टेडियम मैदान टनकपुर में होगा। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहीं उसके पश्चात सुविधा अनुसार कार द्वारा टनकपुर से खटीमा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे और रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में राज्य सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में कराने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं राज्य सरकार की दलील है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने से उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो हिंदी मीडियम से अपनी शुरुआती पढ़ाई करते हैं, जबकि एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर दवाइयों का परामर्श भी हिंदी में ही लिखेंगे, जो मरीज के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगा। वहीं सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य में यह व्यवस्था लागू की जाए। अभी मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है, उनके साथ बैठक हुई है। अभी स्वास्थ्य मंत्रियों का जब एक चिंतन शिविर हुआ था, वहां भी इस पे बातचीत हुई है और अभी एनएमसी के अध्यक्ष से भी मैंने बात की है। अब भारत सरकार ने हमको हरी झंडी दे दी है और हम इसी सत्र में, जो ये सितंबर अक्टूबर में जो सत्र शुरू होगा एमबीबीएस का, इस समय हिंदी में जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है हिंदी पाठ्यक्रम के आधार पे उनको ऑप्शन देने वाले हैं और बहुत जल्दी हम इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। एमबीबीएस का जो है हिंदी में पाठ्यक्रम के लिए एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था जो है यहाँ पर सरकार जो है करने जा रही है और मुझे लगता है कि निश्चित ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये शुरुआत हुई थी और हमारी टीम जो है वहाँ पे गई थी और वहाँ पे हमने देखा जो है कई जो है बच्चे जो कि हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई जो है अपनी 12वीं तक जो है हिंदी में करी है, तो सबसे सुविधाजनक जो है उनके लिए होगा।
डीजीपी अशोक कुमार रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बढ़ते साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को जानकारी दी। वहीं इस दौरान डीपीजी अशोक कुमार रुड़की में भी एक लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। डीजीपी ने कहा कि इस साल जहां भी आपदा आई है वहां हमारी टीमें पहुंची हैं। साथ ही दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके इम्पैक्ट और जनहानि को कम किया जा सकता है। कुल मिला के हमने एक साइबर सिक्योरिटी पे अवेयरनेस सेशन किया कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, कैसे आज के तारीख में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जब लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम लोग इससे बच सकते हैं। इसी बारे में चर्चा की। उत्तराखंड शासन के सचिव, मुख्यमंत्री आवास विभाग और वित्त विभाग डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने हवालबाग पहुंचकर कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर और हिलांस कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और बेकरी इकाई का निरीक्षण किया। कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की और निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाया जाए। इसके बाद उन्होंने रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का निरीक्षण किया। यहां रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर प्रबंधक योगेश भट्ट ने कहा कि होने वाली ट्रेनिंग आदि के बारे में जानकारी दी। श्री पांडे द्वारा निर्देश दिए गए कि संस्थान के माध्यम से ग्रामीण अंचल में व्यापारिक गतिविधियों में लगे लोगों को जोड़कर संस्थान की अवधारणा के अनुरूप उन्हें सहयोग दिया जाए। इसके बाद उन्होंने हिलांस कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और बेकरी इकाई का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। प्रदेश में सोमवार तक डेंगू के मामलों की संख्या 643 तक पहुंच गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 65% मामले अकेले राजधानी देहरादून में हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था में भी कमी पाई गई थी, जिसके चलते मंगलवार को सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में बनाए गए डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया और वहां मौजूद डॉक्टर को डेंगू वार्डों में 24 घंटे इलाज की व्यवस्था और अस्पताल में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 का बेड्स का डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। डॉक्टर आशुतोष साइना ने लोगों से भी अपील की है कि अपने आसपास सफाई रखें और डेंगू लार्वा को अपने करीब ना बढ़ने दें, जिससे डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। जबकि अगर बुखार की शिकायत हो तो अस्पतालों में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। देखिए, डेंगू मैनेजमेंट को लेके शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और इसी के मद्देनज़र आज दून मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया। मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डीजी हेल्थ भी साथ में मौजूद थे और इसमें जो हमारे जो नॉर्मल वार्ड्स हैं और जो हमारे सीवियर वाले पेशेंट्स, जो डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनसे भी मैंने वार्तालाप किया। जिस तरीके से जो है डेंगू का जो है प्रकोप जो है देहरादून के कुछ क्षेत्रों में है और यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज के जो ये दून चिकित्सालय में यहाँ पर काफ़ी मरीज आ रहे हैं और ओपीडी बिल्डिंग में वहाँ पर भी जो है कई मरीज जो है दिखाने के लिए आते हैं। 200-250 के करीब जो है मरीज वहाँ पर आते हैं, जिनको जो है घर पर इलाज हो सकता है वहीं पर सलाह दी जाती है। अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारा हाट में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद पुरानी कार्रवाई का वाचन हुआ। पहले से ठाई गई समस्याओं के बारे में क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पूछा गया। जल संस्थान से सवाल करते वक्त हर घर जल हर घर नल योजना के बारे में महिला प्रधानों का आक्रोश देखने को मिला। महिला प्रधानों ने अपने गांव की अनदेखी को लेकर जल संस्थान के कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव आवास और वित्त सुरेंद्र नारायण पांडे, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे के साथ जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीधा रुक कर लेते हैं यूपी के लखनऊ का, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं और आज वही माँ का स्वरूप ये बालिकाएं उनका तिलक कर रही हैं और उनके लिए शुभेच्छा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप सब अपनी तालियों की राखियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत उद्बोधन की कृपा करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर साल की भांति इस साल भी जोशीमठ के रविग्राम में राष्ट्रीय खेल महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं राष्ट्रीय खेल महोत्सव के दौरान कई प्रकार के खेल से संबंधित कार्यक्रम किए गए और साथ ही साथ कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। वहीं खेल महोत्सव के अंतिम दिन बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इस राष्ट्रीय खेल महोत्सव में शामिल हुए। बता दें कि जिन खिलाड़ियों ने सुंदर प्रदर्शन किया उन्हें खेल कमेटी के द्वारा सम्मानित किया गया। इनको प्रमोट करने की जरूरत है, बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे पास खेल के मैदान में कोच नहीं है, हमारे पास अभी विशेष करके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी कमी है। धीरे धीरे हम मैदान छोटे छोटे मैदानों को डेवलप करें, कोच लाएं, स्पेशलिस्ट लाएं और बच्चों को जो है प्रमोट करें। प्रमोट करेंगे तो आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लालकुआं डिपो में कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांस के तहत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। जानकारी देते हुए डिपो प्रबंधक आर.एस. रावत ने बताया कि सीनियर डिपो मैनेजर मयंक गोयल और स्वर्गीय बालकिशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक हल्द्वानी की देखरेख में रक्तदान कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इंडियन ऑयल स्टाफ और ब्लड बैंक के चिकित्सकों को भी धन्यवाद दिया। हमने ब्लड डोनेशन, स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन हम इसको कहेंगे, उसका कैंप लगाया था, जिसका हमने सहयोग लिया था स्वर्गीय बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक हल्द्वानी से। तो उनके जो डॉक्टर्स के सुपरविजन में और उनकी जो पूरी टीम आई थी यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था। उसमें जो है हमारी करीब जो है 30 यूनिट हमने ब्लड कलेक्ट किया और अच्छा प्रोग्राम था, लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी पर। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लालकुआं में निकटवर्ती क्षेत्र गोदाम हल्दूचौड़ में आगामी 7 सितंबर को होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर यहां एक निजी होटल में गोधाम के सेवक रामेश्वर दास ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक साप्ताहिक अखंड हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। इसके अलावा 6 सितंबर को भव्य झांकी निकाली जाएगी और 7 सितंबर को शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कृष्ण लीला, झांकी, माखन लीला और अभिषेक किया जाएगा। भगवान हमारे परम पिता, हम सबके कारण हैं, हमारे प्राणों के प्राण हैं, जीवन हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो प्रसन्न हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। उसके लिए हमने जन्माष्टमी उत्सव 8 दिन का रखा है। 1 तारीख से हरिनाम संकीर्तन होगा, अखंड कीर्तन चल रहा है, उसमें सब समयदान दे सकते हैं, भंडारे व्यवस्था, सब प्रसाद व्यवस्था भी है। और 6 तारीख को झांकी निकलेगी ऊपर आश्रम से हल्दूचौड़ तक 4 बजे से शुरू होगी, 7 बजे वापस होगी। और 7 तारीख को जन्माष्टमी महोत्सव है, 7 बजे शाम को शुरू होगा। रक्षाबंधन के लिए बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। वहीं शहर में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार सजने लगी है। भाई बहन के इस पर्व के लिए बहनें अभी से ही अपने बाहर रहने वाले भाइयों के लिए राखी खरीद कर भेज रही हैं। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में भी इस बार राखी की कई वैरायटी देखने को मिल रही है। वहीं रक्षाबंधन को लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही। इसी को लेकर आज हरिद्वार के ज्वालापुर में एसपी सिटी स्वतंत्र सिंह ने बाजारों का निरीक्षण किया और व्यापारी को हिदायत दी कि सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण और ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें।
खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर के खंडजा कुतुबपुर गांव में स्थित होली बैलेंस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में एक अध्यापक द्वारा 2.5 साल के मासूम बच्चे के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करने का मामला सामने आया है। अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एसडीएम के दरबार तहसील में पहुंचे। पीड़ित बच्चे के पिता आबाद अली ने बताया कि कल स्कूल के अध्यापक राजकुमार ने उसके 2.5 साल के मासूम बच्चों के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की, जिस कारण उसके बच्चे को काफी चोट आई है। इधर से दिखाओ। ये केवल 2.5 साल का बच्चा है और बच्चों ने बताया वहाँ पे कि मास्टर जी ने इसको पहले बुरी तरह से पीटा और फिर इसका गला पकड़कर ऊपर उठा के दीवार में लगा दिया। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सुदूरवर्ती गांव पगनो विगत 1 महीनों से लगातार भारी भूस्खलन की चपेट में है। यहां तो दर्जनों परिवार भूस्खलन के चलते पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। कई परिवारों ने अपना आशियाना तक छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। वहीं जब पगनो गांव में जन टीवी की टीम आपदा पीड़ित परिवारों का हाल चाल जानने के लिए पहुंची और आपदा पीड़ित परिवारों ने जन टीवी की टीम का कैमरा देखा तो उनकी आंखों में तुरंत आंसू छलक गए। वहीं पीड़ित परिवारों ने जन टीवी की टीम को बताया कि उनका पूरा गांव खतरे की निशानी पर पहुंच चुका है और अब उनका इस गांव में उनका रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। पगनो गांव के कई आपदा पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के द्वारा कुछ भी मदद नहीं मिल रही, जिस कारण वे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। बस यात्रा जानो बाटुनी गटुनी स्कूल भी टूटी टाटी हुई, हमारे बच्चा भी स्कूल कने जाना, हम यात्रा जानो बाटुनी पियोनो पानी नहीं, हम आए तराई मचम बस दिन रात हम आए तराई में सियाना भी नहीं अभी जान बोला मन हम आए तराई में। यहाँ पर हमारे जो है वो नवीन भंडारी आए हैं और हमारी समस्याएं को देखने के लिए आए हैं और जो है हमारा जल जमीन गांव के ऊपर से तालाब फूट करके पानी का नहर बन गया है। हम गांव वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ पर आपदा आई करीब 1 महीना हो चुका है और पूरी आइडिया 1 से 60 तक कमरे यहाँ टूट चुके हैं, विद्यालय टूट चुके हैं, हमारे मठ मंदिर टूट चुके हैं, स्कूल सारी पानी में तबाह हो चुकी है और आने जाने की दिक्कत है। यहाँ पे शासन प्रशासन आ रहे हैं जा रहे हैं। आज हमारे कौन दे रहे? हमने कहा जा रहे बोला, हमने तो कुछ नहीं मिला, ना हमने टीन मिलेगा और ना हमने मिलेगा कार्ड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। डोईवाला में लगातार बिजली कटौती से जूझ रहे लोगों की समस्या को लेकर परवादून कांग्रेस ने ऊर्जा निगम के कार्यालय लच्छीवाला का घेराव किया। बिजली कटौती को बंद करने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ परवादून कांग्रेस ने ऊर्जा निगम के लच्छीवाला कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना किया और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि ऊर्जा प्रदेश में ही लोगों को बिजली नहीं मिल रही। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा निगम को अल्टीमेटम दिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आज तो सिर्फ सांकेतिक धरना हम इस अधिशासी अभियंता कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं। हम 10 दिन का समय इनको अधिकारियों को आज देते हैं। अगर 10 दिन के अंदर ये विद्युत की दरें नहीं कम हो जाती और रोस्टिंग बंद नहीं करते तो हम इस कार्यालय में आके ताला लगाएंगे और इसके साथ ही चाहे वो डोईवाला एसडीओ कार्यालय हो, लाल तप्पड़ कार्यालय हो, जौलीग्रांट कार्यालय हो, सब में हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और सारे कार्यालयों में ताला लगाएंगे। बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के स्कूल से आके खाने का टाइम होता है, पानी चला जाता है। बहुत बुरी हालत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये बिजली कटौती में जो अवैधिक है इसको सही नहीं किया तो आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पर भूख हड़ताल में भी बैठ सकते हैं और लगातार धरना देंगे। हम तालाबंदी करेंगे यहाँ पर। रुड़की के एसडीएम कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर स्वराज सेवा दल ने रुड़की तहसील में महापंचायत का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि स्वराज सेवा दल लगातार आगे बढ़ रहा है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं पीरपूरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने भी स्वराज से जुड़ते हुए कहा कि उन्हें स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी पर पूरा विश्वास है।
और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।